हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय सेना में जो वैकेंसी निकलती है जनरल ड्यूटी यानी जीडी के लिए। तो जीडी के लिए आज हम भौतिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सामान्य विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम लेकर आए हैं। इसमें हम हिंदी व इंग्लिश दोनों के अंदर हैं। तो हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज। आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। लाइट ईयर यूनिट इज। तीव्रता, ऊर्जा, उम्र, दूरी। इंटेंसिटी, एनर्जी, एज, डिस्टेंस। तो प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष को किसमें नापते हैं या प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष है वो जो दूरी में नापा जाता है। किसकी इकाई है, किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर, या फिर किलोमीटर में बदलेंगे तो यहाँ से 10 की घात 3 हट जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 9.46 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर। तो ये तो किलोमीटर में हो जाएगा और वो मीटर में। तो ये देखिए, हम यहाँ पे आपको बाकायदा नोट्स के सहित क्वेश्चंस बताएंगे, तो आप इनको साथ साथ लिख भी सकते हैं। पीडीएफ भी अगर आप कमेंट करेंगे तो पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करा देंगे। पारसेक मात्रक है। पारसेक किसका मात्रक है? तो ऑप्शन है दूरी का, प्रकाश की, चमक की, समय का, चुंबकीय बल का। तो जो दूरी है डिस्टेंस, पारसेक किसका मात्रक है? डिस्टेंस का मात्रक है। तो पारसेक, पारसेक, सेक यानी तो सेकंड हो गया, और पार PAR हो गया पैरेलल एक्टिक, पैरेला एक्टिक। तो ये लंबी खगोलीय दूरी को मापने का मात्रक है। तो खगोलीय दूरी यानी ये भी किसका मात्रक हो गया? दूरी का मात्रक हो गया। तो खगोलीय दूरी का मतलब है जैसे तारे की अगर कोई दूरी हमें निकालनी है, तारों की दूरी की गणना हम करनी है, तो पारसेक मात्रक हम काम में लेते हैं। एक पारसेक होता है 3 गुणा 10 की घात 16 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? दाब, संवेग, ऊर्जा, कार्य। तो देखिए, कार्य जो होता है वो अदिश राशि होता है, क्योंकि कार्य दिशा पर निर्भर नहीं करता, और कार्य ही का मात्रक ऊर्जा, एनर्जी, जो कार्य हम वो जूल में भी नापते हैं, तो जूल ही क्या होती है? ऊर्जा होती है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों क्या है? अदिश राशि। तो ये तो नहीं होगा। दाब जो होता है वो अदिश राशि होता है। तो बच गया क्या ऑप्शन हमारे पास? संवेग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है? सदिश राशि होती है। अब संवेग क्या होता है? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो यहाँ पे क्या रहा है? वेग। वेग क्या होता है? सदिश राशि होती है। तो संवेग भी क्या होगा? सदिश राशि होगा। तो संवेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसका एक परिमाण होता है और एक दिशा भी होती है। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? चाल, समय, विस्थापन, दूरी। तो देखिए दोस्तों, जो समय होता है वो अदिश राशि होता है। दूरी जो होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम बोलते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी चाहे कैसे नाप लो, एक ही आएगी, उसमें दिशा का कोई भी प्रभाव नहीं रहता है। तो दूरी भी नहीं होगी। चाल, चाल को डिस्टेंस नहीं बोलते, चाल को बोलते हैं स्पीड, स्पीड बोलते हैं। तो चाल जो होती है वो भी क्या होती है? अदिश राशि। कोई व्यक्ति किधर भी जा रहा हो तो उसकी चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर या 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसमें दिशा की जरूरत नहीं होती। तो इन तीनों में दिशा की जरूरत नहीं होती, यानी ये तीनों कैंसिल आउट हो गए। तो बच गया क्या? विस्थापन। विस्थापन को बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। और इसमें दिशा की आवश्यकता होती है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। तो वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो दिशा आ रहा है, दिशा आ रहा है, यानी ये क्या हो गई? सदिश राशि हो गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो गेंद A तथा B क्रमशः 10 kg तथा 1 kg की है। दो बॉल हैं 10 kg और 1 kg की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सही होगा? तो निम्नलिखित में से हमें बताना है
तो दो टू बॉल्स ए एंड बी आर ऑफ 10 kg एंड 1 kg रेस्पेक्टिवली, दे आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट। तो दो बॉल हैं, दोनों बॉल का जो भार है वो दिया है 10 kg और 1 kg, या द्रव्यमान हमें दिया है 20 मीटर की ऊंचाई से इन्हें गिराया जा रहा है। तो हमें बताना है कि दोनों में से कौन पहले गिरेगा। ऑप्शन है भूमि पर ए पहले पहुंचेगी या बी पहले पहुंचेगी या दोनों समान पहुंचेगी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है जी, वो होता है G m/r²। ये सूत्र होता है, जी क्या होता है, गुरुत्वीय नियतांक होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। एम क्या होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, और आर क्या होता है, पृथ्वी की त्रिज्या। तो यहाँ पर वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण निर्भर नहीं कर रहा है। ऊंचाई दोनों के लिए बराबर है, ऊंचाई दोनों के लिए क्या है, बराबर है, और द्रव्यमान है वो अलग अलग है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है। यानी त्वरण जो होगा, गुरुत्वीय त्वरण, वो दोनों पर समान रूप से कार्य करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो दोनों वस्तु ए व बी दोनों एक साथ पहुंचेगी। अब ऐसा देखते हैं कि भाई हम जनरली गिरा के देखें तो जिसका ज़्यादा भार होता है या ज़्यादा द्रव्यमान होता है वो पहले गिरती है। तो वो पहले किसके कारण गिरती है, हवा के प्रतिरोध के कारण गिरती है, हवा के प्रतिरोध के कारण। तो जिसमें ज़्यादा द्रव्यमान या भार होता है वो ज़्यादा हवा को हटा सकती है, तो वो जल्दी नीचे गिर जाएगी, और जिसमें भार कम होता है वो कम हवा को हटा सकती है, तो वो ज़्यादा समय लेगी धरती पे पहुंचने में। तो यहाँ पर अगर हम हवा हटा दें, हम ऐसी जगह ले जैसे निर्वात ले जहाँ पे बिल्कुल भी हवा नहीं है, तो दोनों एक समान दूरी पर नीचे पहुंचती है, द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं किया होता है। मरीचिका बनने का कारण क्या है, मिराज। तो मरीचिका क्या होता है, जब गर्मी बहुत तेज पड़ती है तो सड़क पर हमें दूर पानी दिखाई पड़ता है, लेकिन वहां पर जब जाते हैं तो पानी नहीं रहता है। तो ऑप्शन है अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, रिफ्लेक्शन, परावर्तन, रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, विवर्तन हो गया डिस्पर्सन। तो मिराज जो बनने का कारण है वो क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये एक डायग्राम दे रखा है, तो डायग्राम में ये जो है ये तो धरती हो गई, और ये कोई पेड़ खड़ा हुआ है, ये सूरज है। तो देखिए दोस्तों, गर्मियों के दिनों में क्या होता है, जब धरती के पास की परत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो गर्म चीज़ क्या होती है, ऊपर उठती है, तो वायु भी ऊपर उठ जाती है। वायु ऊपर उठ जाती है तो ये वाली जगह क्या हो जाती है, खाली हो जाती है, और खाली हो जाती है तो किस तरह व्यवहार करती है, विरल माध्यम। विरल माध्यम यानी रेयर मीडियम किसकी तरह व्यवहार करेगी, रेयर मीडियम। और ऊपर वाला मीडियम किसकी तरह व्यवहार करेगा, डेंसर मीडियम, तो या सघन माध्यम। तो सघन माध्यम से जब किरण विरल माध्यम में आती है तो वह विलंब से दूर उठती जाती है। तो ये सूरज से किरण आ रही है, और ये यहाँ पर इसका परावर्तन, एक बार परावर्तन हुआ, दूसरी बार परावर्तन हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अगर क्रांतिक कोण से ज्यादा के कोण पर आपतन होता है तो उसका क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जिस माध्यम में आ रही है वापस उसी माध्यम में चली जाती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमें मरीचिका दिखाई देता है। फिर जब यहाँ से किरण इधर जाएगी तो आंख से हम इधर इसको देखेंगे तो पेड़ हमें यहाँ पर नीचे दिखाई देगा। चूंकि उल्टे प्रतिबिंब जो होते हैं वो पानी में बनते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें पानी दिखाई देता है। तो हम यहाँ पे डिटेल वाइज करंट ये जो है हमारे पर्सन डिस्कस करेंगे। हाइग्रोमीटर नापने का यंत्र है। हाइग्रोमीटर क्या नापने में किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता, विद्युत धारा, वायु की आर्द्रता, जल का घनत्व। तो इसका सही आंसर है हाइग्रोमीटर जो है वो आर्द्रता नापने में उपयोग होता है। तो हाइग्रोमीटर एक उपकरण जिसका उपयोग आर्द्रता मापने में किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किसमें किया जाएगा, वायु की आर्द्रता मापने में। यह है आपके सामने हाइग्रोमीटर का चित्र, कुछ ऐसा होता है हाइग्रोमीटर, जिसके अंदर आर्द्रता दिखाई जाती है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का द्रव्यमान व, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्रव्यमान व भार दोनों शून्य होते हैं, यानी मास एंड वेट बोथ आर जीरो। द्रव्यमान अपरिवर्तित यानी मास अनचेंज्ड, भार शून्य, वेट शून्य। द्रव्यमान शून्य, द्रव्यमान मास जीरो बट
भार वेट अनचेंज्ड, द्रव्यमान व भार दोनों अपरिवर्तित, यानी मास एंड वेट दोनों अनचेंज्ड रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो पहले तो हम बात करते हैं पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो जीरो होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? जीरो होता है। अब हम एक कोई कट्टा लें, कोई बोरी लें, उसके अंदर कोई कागज कूड़ा भर दें और बिना गुरुत्वीय त्वरण के अगर हम उसका जो लेंगे तो वो जो आएगा वो क्या बताएगा? हमें मास बताएगा। अगर उसको तोलें तो वो हमें बताएगा मास। लेकिन अगर हम गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में हम लेकर आएंगे तो वो बताया जाएगा भार। भार का जो सूत्र होता है वो होता है W बराबर mg। भार का सूत्र होता है W बराबर mg। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जीरो होगा, तो यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये जीरो m से मल्टीप्लाई हो गया, जीरो हो जाएगा। तो भार क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी भार तो जीरो हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा, चाहे कहीं पे भी हम ले जाएंगे जितना द्रव्यमान है उतना ही रहेगा। तो इसका सही आंसर है द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है लेकिन भार शून्य होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। मनुष्य के शरीर का तापमान 85 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 97 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है, डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, वो मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो बैंगनी, पीला, हरा, लाल। तो सबसे पहले बात करते हैं अपवर्तनांक क्या होता है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक क्या होता है कि कोई किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, तो जो मीडियम है, जो इस मीडियम में आ रही है, जिस माध्यम में आ रही है, वो उसको कितना बेंड करता है। अगर कम बेंड करता है तो कम अपवर्तनांक है, ज़्यादा बेंड करता है तो ज़्यादा अपवर्तनांक है। इसके लिए हम डायग्राम देखते हैं। ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म में से प्रिज्म की ओर व्हाइट लाइट आ रही है, तो ये इधर तो है विरल माध्यम और प्रिज्म के अंदर क्या है? सघन माध्यम। या प्रिज्म के बाहर है रेयरर मीडियम, प्रिज्म के अंदर है डेंसर मीडियम, क्योंकि प्रिज्म क्या है? कांच का है तो सॉलिड है। तो जब किरण प्रिज्म में व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से जाएगी तो ऐसे 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी और जब बाहर निकलेगी तो कुछ इस तरीके से 7 कलर्स में निकलेगी। सबसे ऊपर रेड और सबसे नीचे बैंगनी। अब इस डायग्राम की मदद से आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा मूडी कौन सी है, सबसे एक तो ज़्यादा कौन सी मूडी और सबसे कम कौन सी मूडी है। तो देखिए ये लाल वाली तो सबसे कम मूडी और सबसे ज़्यादा कौन सी मूडी है? बैंगनी वाली मूडी है। तो बैंगनी वाली सबसे ज़्यादा मूडी है, इसलिए जो हमारा प्रश्न का आंसर होगा वो होगा बैंगनी। सबसे अधिक अपवर्तनांक पूछा है तो सबसे अधिक अपवर्तनांक क्या होगा? बैंगनी होगा। तो ये हमारे आज हमने 10 प्रश्न लिए हैं। आपको कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर भी करना और कमेंट करके हमें बताना। आज से हमने शुरू कर दिए हैं तो हर दिन आपको जीडी के यहाँ पे जनरल साइंस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।